देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं रत्नागिरी से अपने गांव साबरगंज लौट रहा था। 12 बजे की मेरी ट्रेन थी, पर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन अब 1 बजे के करीब यहां से चलने वाली है। मतलब कि अभी 1 घंटा शेष था यहां से निकलने में। सबसे पहले तो मैंने अपनी सीट पकड़ी और अपना सामान रखा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोगी के अंदर अपनी नज़र घुमाई तो अब तक सारे पैसेंजर गहरी नींद में सो चुके थे। तो वहीं मेरी नींद छूमंतर हो रखी थी, क्योंकि अभी ट्रेन को खुलने में 1 घंटा था। तो ऐसे में मैं ट्रेन से उतरा और सामने टी स्टॉल की तरफ बढ़ा। मैं अभी चाय पीने के लिए टी स्टॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन देखा तो फ़ोन पर पल्लवी थी। मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? इस पर पल्लवी बोली, अजी ट्रेन में बैठ गए हो ना? इस पर मैं जवाब देते हुए बोला, हाँ ट्रेन में बैठ तो गया हूँ, पर ट्रेन खुली नहीं है, 1 बजे खुलेगी यहाँ से। अभी मैं पल्लवी से बात ही कर रहा था कि इसी बीच मेरी नज़र दूसरी पटरी पर उल्टे चल रहे एक शख्स पर गई। उस शख्स पर नज़र पड़ते ही मैं चीखते हुए बोला, अरे भाई साहब, ऐसे इन पटरियों पर उल्टे क्यों चल रहे हो? हट जाओ वहाँ से, कभी भी ट्रेन आ सकती है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि फ़ोन पर पल्लवी बोल पड़ी, अजी इतनी रात गए किसे टोक रहे हो? तुम्हें पता है ना 12 बजे के बाद किसी अनजान को नहीं टोकते। इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे पता तो है, पर वो पागल पटरियों पर उल्टा चल रहा है। खैर छोड़ो, जाने दो, मैं फ़ोन रखता हूँ, फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और उस टी स्टॉल वाले के पास पहुँचा। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो चाय वाला एकदम से अजीब सा बिहेव करने लगा। दरअसल वो चाय वाला मेरे से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैंने उससे चाय मांगी तो उसने उस पर भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से चाय की केतली से चाय निकाल कर मेरे को थमा दी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चाय पीने लगा। मैं अभी चाय पी ही रहा था कि इतने में वो चाय वाला अपना सामान समेटने लगा। उसे इस हड़बड़ी में सामान समेटता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस चाय वाले से हंसते पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी हड़बड़ी में क्यों? इस पर उस चाय वाले ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर बोला, आप जाओ, दुकान बंद करनी है। मुझे उसके कहने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं भी उसी वक्त वहाँ से वापस ट्रेन की तरफ चल दिया। अभी मैं ट्रेन की बोगी में चढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर वो आदमी पटरों पर उल्टा चल रहा था। पहले तो मैंने अपनी जेब चेक की, ये देखने के लिए कि मेरा फ़ोन मेरे पास है या फिर नहीं, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरा फ़ोन मेरे जेब में है ही नहीं। अपना फ़ोन जेब में ना पाकर मुझे लगा कि हो ना हो ये जो रिंगटोन की आवाज़ आ रही है पक्का मेरे ही फ़ोन की है। लिहाजा मैं उस तरफ भागा जिधर से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी उसी तरफ भाग ही रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बंद हो गई। फिर जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि वही आदमी अभी भी उन पटरियों पर उल्टा चल रहा है। मैंने एक बार फिर उस आदमी से टोकते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपने यहाँ कहीं फ़ोन पड़ा हुआ देखा है? इस पर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर वो वहीं खड़ा होकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे भी गुस्सा आने लगा था, पर अभी मेरी चिंता मेरे फ़ोन को लेकर बंधी हुई थी। लिहाजा मैंने अपना ध्यान उस आदमी से हटाते हुए अपने फ़ोन को ढूंढने में लगा दिया। अभी मैं उन्हीं पटरियों के बीच अपना खोया हुआ फ़ोन ही ढूंढ रहा था कि तभी फिर से फ़ोन की रिंग बजी। फिर जब मैंने फ़ोन की रिंग की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी आदमी के पॉकेट से आ रही थी। पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हो गया था। मैं एकदम से गुस्से से भर गया और सीधा उस आदमी के पास जाकर चीखते हुए बोला, चोर कहीं के, लाओ मेरा फ़ोन वापस करो। पर वो अभी भी मुझे खड़े खड़े घूरे ही जा रहा था। तो वहीं मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। मेरे तमाचा जड़ते ही उस आदमी की मुंडी एकदम से नीचे टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी और ये देखकर मैं उसी समय अधमरा हो गया। मैं तुरंत ही पीछे पलटा और वहाँ से भागा। मैं अभी कुछ कदम भागा ही था कि तभी मैं हवा में ज़ोर से उछल पड़ा और सीधे प्लेटफार्म पर जाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, मानो किसी ने मेरे को किसी गेंद की तरह उछाल दिया हो। मैं जैसे तैसे प्लेटफार्म से उठा और लड़खड़ाता हुआ
अपनी बोगी में चढ़ गया। बोगी में चढ़ते ही ट्रेन भी एकदम से चल पड़ी। ट्रेन के खुलते ही मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़के जा रहा था। खैर मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपनी सीट पर बैठा। ट्रेन की स्पीड भी अब काफ़ी तेज हो चुकी थी कि तभी मुझे ट्रेन के बाहर साथ वाली पटरी पर वही आदमी दिखा जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। अब तो भाई मेरी जान मेरे मुंह को आ गई थी। मैं अपने सिर को नीचे छुपाते हुए अपनी सीट पर लेट गया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी सीट के नीचे कुछ है जो सीट को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही मैंने सीट से उठकर देखा तो मैंने पाया कि 2-3 हाथों के पंजे सीट को फाड़कर बाहर निकल आए हैं। अब तक जो भी मैंने देखा वो सभी इतने भयानक और डरावने थे कि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो कब का मर गया होता। मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छिप गया। इसी बीच ट्रेन भी रुक गई। टॉयलेट की खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया कि कोई सामने प्लेटफार्म है, मतलब कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी थी। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकलकर ट्रेन के गेट से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि एक छोटा सा स्टेशन है। इसी बीच मेरी नज़र वहीं स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे हुए एक बाबा पर गई जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मुझे उनसे जाकर बात करनी चाहिए और मैं चला भी गया। जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरे से कहा, तुमने उस आदमी को टोककर और थप्पड़ मारकर अपनी मौत को बुलाया है, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों ये सब सुनते ही मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते बोला, बाबा कोई तो उपाय होगा। तो उस बाबा ने मेरे को एक लाल कपड़ा देते हुए कहा, इसे अपने सिर पर बांध लो, इससे वो तुम पर सीधा हमला नहीं कर पाएगा, पर हाँ वो तुम्हें बहुत डराएगा, यहाँ तक कि तुम्हें मजबूर भी कर देगा ये कपड़ा हटाने के लिए। पर तुम गलती से भी ये कपड़ा मत हटा देना। अगर 9 दिनों तक तुम उससे बचे रह गए तो 10वें दिन वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। इतने में ही ट्रेन ने चलने का सिग्नल दे दिया। मैंने वो कपड़ा अपने सिर पर बांधा और वापस अपनी ट्रेन में बैठ गया। पूरे रास्ते उस प्रेत ने ऐसे ऐसे खौफनाक नज़ारे दिखाए कि मैं पागल होने को आ गया था। फिर घर पहुंचने के बाद भी उस शैतान का शैतानी खेल जारी रहा। मैंने और भी ओझा और साधुओं को दिखाया पर कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार बड़ी ही मुसीबतों से 9 दिन बीते और 10वें दिन से सब कुछ नॉर्मल होता चला गया और आज सब कुछ ठीक है। पर मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं वो फिर से ना मिल जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।